तो मित्रों अभी कुछ महीने पहले हमने हमारे कुरुक्षेत्र के एक अद्वितीय विद्वान पंडित स्थाणुदत्त शर्मा जी के विषय में गुरु जी के जो विचार थे वो रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि वो विभूति रहे हैं हमारे कुरुक्षेत्र की। और हमारे यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में उस तरह से अपने साक्षात अनुभव बता सकें जैसे गुरु जी ने बताए। तो क्योंकि जो वीडियो होता है उसका एक निश्चित समय होता है, उसमें ही वो सारी बातें कहनी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कही जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर भी रह जाती हैं। तो हमारा जो वीडियो है स्थाणुदत्त शर्मा जी के जो पौत्र हैं उमाकांत शर्मा जी, जो कि दिल्ली में फ़िलहाल रहते हैं, उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ टिप्पणी लिखकर भेजी है। तो जब उस वीडियो को देखा जाए तो साथ में इन बातों को भी साथ में समझा जाए। तो मैं वो टिप्पणी अब पढ़ रहा हूँ। ये लिखते हैं कि मेरे दादाजी थे पंडित स्थाणुदत्त शर्मा जी, और इनका जो बचपन है वो उन्हीं के पास बीता। तो ये कुछ बातें अब वीडियो में जोड़ना चाहते हैं। एक तो ये है कि जो पंडित जी के जो बड़े बेटे थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और उनकी जो नियुक्ति थी वो धर्मशाला में थी, और उनकी जो मृत्यु हुई वो पहाड़ से गिरकर नहीं हुई थी, बल्कि एक मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद हुई थी, और पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के बाद फिर वो नहीं बचाए जा सके। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि पंडित जी का जो परिवार रहा वो निर्धन या कृषक नहीं था, अपितु राजपुरोहित परिवार वो रहा है। और हालांकि ये तो था कि उनके पिताजी के पास उन्हें काशी भेजने के लिए पैसे नहीं थे, और उनके जो चाचा भी थे वो नालागढ़ रियासत जो हिमाचल में है उसके राज पंडित भी थे। एक इन्होंने ये कहा कि उनकी जो अधिकांश शिक्षा है, ये बात तो सत्य है कि वो स्वयं से ही की गई है, और भगवान शंकर का जो स्थानेश्वर महादेव जी का मंदिर है उसके सामने बैठ के वो अपना जो विद्या का जो अभ्यास है वो किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने पढ़ाई अपनी समाप्त करके गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी संस्कृत टीचर की सर्विस भी ज्वाइन की थी, और संस्कृत के वो लेक्चरर भी बने, 13-14 साल तक रहे वो। और रिटायरमेंट के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सर्विस उन्होंने ज्वाइन की, और वहाँ से भी फिर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी ने उनको फ्री नहीं किया, और कई वर्षों तक जो हस्तलिखित ग्रंथालय है उसके वो इंचार्ज बने रहे, और देश विदेश के बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको वो हेल्प करते रहे। उन्हें जो वैद्यक ज्योतिष कर्मकांड का ज्ञान था, और वो नाड़ी परीक्षण भी वो जानते थे, और ये सब कुछ वो निःशुल्क करते थे, विद्या का वो दान देते थे। और उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की कई सारी भाषाओं का उन्हें एक तरह से ज्ञान था, और यूनिवर्सिटी आने के लिए उन्होंने ख़ास कहते हैं रिक्शा वाला रखा था। तो इस तरह से उन्होंने कुछ और संस्मरण अपने दादाजी के विषय में हमें बताए हैं। पंडित जी का स्थान बहुत ऊंचा। अब ये चूँकि पंडित जी के पोते जो हैं तो बाद में यानी पुत्र के पुत्र हैं, इसलिए पंडित जी का जो आरंभिक जीवन है उनके बारे में तो पता नहीं, इनको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि दादा का आरंभिक जीवन परदादा बताएगा कोई, या परदादा की आयु का कोई आदमी होगा। लेकिन पंडित जी स्वयं ये बताते थे कि मैं कौल वालों की तरह से, माधवाचार्य की तरह से मैं भी काशी पढ़ना चाहता था। कि माधवाचार्य, क्योंकि इन्होंने जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने शंकराचार्य ने कहा था कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो सनातन धर्म के विषय में अधिकृत बात कह सकता है तो सन्यासियों में करपात्री और गृहस्थियों में माधवाचार्य कौल वाले। उनके बच्चे भी सारे संसार के अंदर प्रेमाचार्य सनातन धर्म का प्रचार करते रहे सारे संसार के अंदर। तो कौल वाले जो थे वो काशी पढ़ करके आए थे, तो पंडित जी बताते थे, खुद ही बताते थे कि मैं भी काशी पढ़ना चाहता था, लेकिन वहाँ 5 रुपये खाने के जाते थे, और ऊपर का खर्चा जो होता था कपड़े पहनने, कपड़े धोने, पाठ पूजा का सामान लाना, इसमें 5-1 रुपये और खर्च हो जाते थे। तो कहते फिर मेरे पिताजी ये इतना खर्चा नहीं दे सके, तो इसलिए जो शब्द है वो बदला जा सकता है। निर्धन के शब्द की जगह ये कहा जा सकता है कि इनके पिताजी
इनको काशी में पढ़ाने के लिए धन नहीं दे सके। तो निर्धन के शब्द से इनको आपत्ति, उसको हटा देते हैं और ये कह सकते हैं कि इनके पिताजी के पास काशी पढ़ाने के लिए धन का अभाव रहा, ये काशी नहीं गए। अब जहाँ तक कुरुक्षेत्र का सवाल है तो ये तो इनके पोते ने बताया कि वो यहीं पढ़ते थे, लेकिन पंडित जी बताते थे कि मैं इसमें झाड़ झंकार था बहुत। यहाँ ये जो मंदिर है स्थानेश्वर का आज जो बड़ा हुआ है, ये मंदिर बहुत छोटा सा था और झाड़ झंकार बहुत थे। तो वहाँ एक सन्यासी रहते थे, तो पंडित जी बताते थे कि मैं वहाँ मंदिर में गया, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हमें भी इतना मिल जाए कि हम काशी पढ़ने के जाएँ। तो कहते उस बाबा ने कहा कि मैं तुझे पढ़ाऊँगा यहीं। तो पंडित जी कहते थे कि मैं नियमित रूप से वहाँ जाता था, मंदिर में पूजा करता था और वो बाबा जी मुझे पढ़ाते थे। जब मैं डिग्री लेकर के आया, बाबा जी ने मुझे खूब पढ़ा दिया। जब मैं डिग्री लेकर के आया तो मैं उस बाबा के चरणों में डिग्री रखने के लिए गया, तो बाबा वहाँ से जा चुका था। शहर बहुत छोटा था, शहर की सारी आबादी 30,000 थी। तो शहर के लोगों ने, छोटा शहर था तो बहुत, तो उन्होंने कहा कि वो बाबा तो यहाँ अच्छी तरह से खाना वाने का व्यवस्था नहीं थी, ऋषिकेश चला गया। लेकिन पंडित जी को ये आभास हुआ, पंडित जी ने कहा कि वो बाबा बाबा नहीं था, भगवान शंकर ही मुझे पढ़ाते थे। इसलिए जो कौल से पढ़ कर के आए माधवाचार्य जी, उनसे भी ज़्यादा ज्ञान यहाँ लोकल पढ़े हुए पंडित जी का हो गया। क्योंकि पंडित जी का, अब ये तो उनकी विश्वास है, पंडित जी का आस्था है उनकी, कि वो ये कहते हैं कि मुझे भगवान शंकर ने उस सन्यासी के रूप में भगवान शंकर खुद पढ़ाते थे। लोग कहते हैं वो बाबा था, चला गया, यहाँ उसका काम नहीं चला तो चला गया, जब तक यहाँ रहा पढ़ाता रहा उनको। तो खैर हम पंडित जी की बात मानते हैं कि भगवान शंकर ने उनको पढ़ाया। उसके बाद फिर जैसे ही पढ़ कर के आए, डिग्री लेकर के आए, तुरंत उनकी नौकरी लग गई, क्योंकि भगवान शंकर ने उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाया था। एक दिन भी नहीं लगा, जैसे ही इंटरव्यू देने गए, पंडित जी खुद ही बताते थे कि जैसे ही मैं इंटरव्यू देने गया तो जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था उसने तुरंत कहा कि ये बहुत विद्वान आदमी है, इसको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर दो। तो उनकी विद्या बहुत थी पंडित जी की ऊंची। अब पंडित जी का सारा जो यहाँ जीवन रहा, पंडित जी को यूनिवर्सिटी ख़ास तौर से लाई गौरी शंकर जी, ख़ास तौर से इसलिए जाई कि पंडित जी की यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना इसलिए हुई थी। एक्ट में लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी के एक्ट में लिखा हुआ है कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ एस्टेब्लिश्ड प्राइमरीली फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इंडोलॉजी एंड संस्कृत। ये विश्वविद्यालय हम, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय हम जो स्थापित कर रहे हैं वो इंडोलॉजी और संस्कृत के पराकाष्ठा के लिए कर रहे हैं। और यहाँ जो सबसे पहले वाइस चांसलर थे जोशी जी, उन्होंने कहा कि बनारस के बराबर एक केंद्र मैंने, नंबर 2 बनारस सबसे ऊंचा है, नंबर 2 मैंने कुरुक्षेत्र को खड़ा करना है। तो उन्होंने यहाँ के जो विद्वान यूनिवर्सिटी के थे, जो यूनिवर्सिटी का कोर्ट होता है, संसद, उस संसद में बड़े बड़े दूर के आदमी उन्होंने लिए हुए थे, दक्षिण के भी आदमी उसमें थे। तो संसद वालों ने पंडित जी की उससे, उनकी ख्याति से प्रभावित होकर उनको ये कहा कि स्थानुदत्त जी को ये काम सौंपो कि ये सारी पांडुलिपियाँ इकट्ठी करें। और हमने बनारस के पूना का तो पता नहीं था, भंडारा का इंस्टीट्यूट में कितनी है, लेकिन बनारस के बारे में उन्होंने कहा कि बनारस के बाद अगर कोई सेकंड केंद्र हो सकता है प्राचीन पांडुलिपियों का तो स्थानुदत्त जी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में पंडित जी ने अपॉइंटमेंट के लिए, नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी, यूनिवर्सिटी वाले उनको खोज करके लाए पंडित जी को। ये चीज़ें जो है पंडित जी के बारे में, ये यहाँ के लोगों ने इसलिए बताई कि पंडित जी के साथ अब यहाँ बहुत बड़े आदमी थे, प्रयागदत्त जी नादिर थे, वो कचहरी के अंदर सारा पैसे वैसे का काम, क्योंकि करनाल में होता था खजाना, तो नादिर जी उनके साथ थे। तो नादिर जी ने कहा कि पंडित जी की को तो यूनिवर्सिटी खुद लाई थी, पंडित जी को नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, पेंशन से भी काम चला सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी उनको खुद लाई कि आपको ये काम सौंपा जा रहा है, आप इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बता रहे हैं लोग कि आप सब। तो पंडित जी ने तो यूनिवर्सिटी पर उपकार किया ये कि वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी सेवाएं दी और काम भी उन्होंने किया कि पता नहीं कहाँ कहाँ से वो खोज करके वो
घुटनों तक की उनकी धोती होती थी और जूती पहनते थे वो। कोई बढ़िया जूता कभी उन्होंने नहीं पहना जो मॉडर्न, तो इसलिए मॉडर्न नहीं, वो प्राचीन तरह से बिल्कुल जैसे प्राचीन भारत के आदमी हों, तो वो जूती पहने रहते थे प्राचीन भारत वाली और धोती पहने हुए, और गांव-गांव में घूमते थे। बड़ी दूर दूर से जा कर के राजस्थान के गाँवों में उनको पता लगा कि वहाँ राजाओं के ज़माने की बहुत सारी पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं, तो वहाँ भी जा कर के पंडित जी ने 2 स्कीमें बनाई थी। एक तो स्कीम ये है कि आप 3 बनाई थी, बल्कि उन्होंने ये बनाई थी पंडित जी ने कि एक तो ये कि आपके पास पांडुलिपि है, अब आप इसका क्या करोगे, आपके किसी काम की नहीं, तो आप इसको बेच दो। तो पांडुलिपि के लिए कमेटी बनाई हुई थी, वो कमेटी उसकी वैल्यू देखती थी कितनी है। मैंने एक खिस्से गत्ता दिया था कि हमारे घर में एक पुराना गत्ता निकला है, दारा शिकोह के ज़माने का है, तो उन्होंने कमेटी बुलाई, दलाल साहब ने बुलाई और इन्होंने कहा कि उनके घर में कहो जहाँ से गत्ता निकला है वहाँ किताब भी होगी दारा शिकोह वाली। तो उन्होंने कहा कि दारा शिकोह की चूँकि सरकारी मोहर लगी हुई है, इसलिए ये गत्ता ही 8,000 रुपये में ख़रीदा जाए। उस ज़माने में 8,000 की कीमत होती है 80,000। तो खैर मैंने उस पर लिख दिया कि मैंने कीमत नहीं लेनी, वो लिखा हुआ मेरे पास भी वो पड़ा हुआ है मेरी फाइल में, धन्यवाद का लेटर। और यूनिवर्सिटी ने भी कर दिया कि बिना पैसे के, बुद्ध प्रकाश जी ने कर दिया कि बिना पैसे के दान। तो पंडित जी ये करते थे कि पांडुलिपि की क्या वैल्यू है, बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ज़्यादा किसी राजा महाराज की है, तो पंडित जी उसकी वैल्यू असेस करते थे। ये 2 लाख की है, ये 80,000 की है, ये 5,000 की है। तो वो कमेटी वाले आदमी जो थे पंडित जी से इतने प्रभावित थे, कमेटी वाले भी दस्तखत कर देते थे। तो पांडुलिपियों की एक तो दूसरा उन्होंने कहा कि लोगों को कहा कि तुम्हारे घर में पांडुलिपि पड़ी है, इसमें कीड़े लग जाएंगे, दीमक लग जाएंगे, यूनिवर्सिटी में हम सुरक्षित रखेंगे, तो तुम यूनिवर्सिटी को दान कर दो, ये हम तुम्हारे नाम से या तुम्हारे घर वालों के नाम से। तो दूसरी स्कीम ये थी। और तीसरी ये थी, उसको उधार स्कीम कहते थे। वो ये थी कि भाई तुम अपने घर में जो रखोगे तो सुरक्षित के लिए कीड़ों को मारने वाली दवाई वही नहीं है, तो ऐसा करो यूनिवर्सिटी में रखवा दो उधार के, अमानत के तौर पे, तुम्हें जिस दिन ज़रूरत हो हमसे वापस ले जाना। तो इस तरह से 3 स्कीम बना के उन्होंने इतनी पांडुलिपियाँ इकट्ठी की कि वाकई वो जो सपना जो था जोशी जी का, जो पहले वाइस चांसलर थे, उनका सपना पूरा हो गया कि बनारस के बाद अगर कोई दूसरा केंद्र है उत्तर भारत में पांडुलिपियों का तो कुरुक्षेत्र है। तो पंडित जी का तो बहुत योगदान रहा है जी। पंडित जी के बारे में एक चीज़ जो है, उनके पोते को भी पता नहीं थी, यहाँ आए थे। ये तो उनको पता था कि राष्ट्रपति ने उनका बहुत बड़ा सम्मान किया है, ये भी उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा कि मुझे चाहिए था कि पंडित जी का जो सम्मान पत्र था वो उनके पुत्र की पिनाकपाणी की वधू जो थी वो ले गई थी। हमने वाइस चांसलर को कहा कि उसको नोटिस दो कि वो जो है वो यहाँ रहना चाहिए यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में। तो वाइस चांसलर ने कहा कि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, सानोदत्त जी की, यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए हम कानूनी तौर से नोटिस नहीं दे सकते। उनकी पत्नी अगर देना चाहे तो हम स्वागत है, अगर बेचना चाहे तो हम पैसे भी दे देंगे। तो इसलिए उन्होंने नोटिस नहीं दिया। और फिर मैंने ये कहा था उसमें जो अपना वो था कि हमें ये पता नहीं कि उसने वो बेच दिया या रखा है या तोड़ दिया या कहीं फेंक दिया। तो लेकिन इन्होंने ये बताया कि वो अभी हमारे परिवार के पास ही है वो पंडित जी को, लेकिन इनका दूसरा पता नहीं था इनको। पंडित जी को इतना संस्कृत का जब सम्मान मिला तो जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ 2 बार आ चुके थे। पहली बार जब आए शंकराचार्य तो ये था कि ये शुक्ल यजुर्वेद की भूमि है। शंकराचार्य जी जब स्नान करेंगे तो 11 आदमी शुक्ल यजुर्वेदी वहाँ पाठ करेंगे और तब वो शंकराचार्य का स्नान होगा। कुरुक्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था कि यहाँ एक भी शुक्ल यजुर्वेदी का पाठ करने वाला नहीं मिला। पंडित जी अकेले ही थे। तो पंडित जी गए, कोई पेवा में इनकी जान पहचान थी पंडित जी की किसी पुराने ज़माने की, तो पेवा से 1-2 आदमी लाए, दिल्ली से लाए। 11 आदमी शुक्ल यजुर्वेदी इकट्ठा करना इनकी जान पहचान से मिले, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उस समय अज्ञान बहुत ज़्यादा था। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर इनको वहाँ बुलाया अपने आश्रम पे दक्षिण में। जब दक्षिण जाने लगे तो इनकी पत्नी उनको कहने लगी कि इतना बड़ा आदमी है
अब वहाँ तक जाओगे पता नहीं क्या सम्मान में एक शौर उड़ा देगा और क्या करेगा। तो वो कहने लगे नहीं, जो इतना बड़ा आदमी बुला रहा है और यहाँ आकर के होकर गया है, कुरुक्षेत्र तो पैदल आया था यहाँ और यहाँ होकर के गया है, तो हमें चलना चाहिए। तो पंडित जी चले गए। अब वहाँ जो आश्रम है इस तरह है कि नदी के परली पार, कृष्णा नदी को जब पार करो तो परली पार उनका आश्रम है। तो उन्होंने इनको इस पार रोक दिया, और जब इस पार रोक दिया इनकी पत्नी इनको व्यंग करने लगी। मैंने पहले ही कहा था वहाँ से इतना किराया खर्च करके यहाँ सब आए हैं और यहाँ उन्होंने अपने आश्रम तक में नहीं बुलाया। तो पंडित जी कहने लगे पता नहीं क्या मर्यादा है, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो चूँकि निमंत्रण गया मैं आ गया। तो उन्होंने सारा विस्तार से बता के कहा कि अगले दिन सुबह क्या हुआ कि 11 आदमी पाठ करते हुए, वेद पाठ का और शंख बजाते हुए आ गया है और आरती की थाली ली। तो उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, इतना बड़ा सम्मान पता नहीं किसको मिलता है, बहुत बड़ा। तो उस सम्मान का इनके पोते को पता नहीं था। वो मैंने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी दक्षिण में बुला के इनका सम्मान किया था बहुत बड़ा। जी गुरु जी। तो पंडित जी की जो वो है बहुत कुछ, लेकिन वो बड़े सिंपल थे। और उसके बारे में हमारे डायरेक्टर साहब, जो सबसे बड़ा पद जो था हमारे यहाँ डायरेक्टर था, इंडोलॉजी के डायरेक्टर थे, बहुत बड़े आदमी थे वो, DN शास्त्री। रूस में भी 6 साल संस्कृत पढ़ा के आए। तो मैं उसके बहुत निकट था, तो मुझे कहा करते थे, कहते ये स्थानोदत्त जो है ये बड़ा विद्वान है। मैंने जब अपनी D.Litt करी थी तो इसने 130 गलतियाँ मेरी D.Litt की थीसिस में निकाल के दी थी इसने। लेकिन ये यहाँ यूनिवर्सिटी में उसका जो पांडुलिपि सेक्शन है उसका इंचार्ज बना बैठा है और मैं डायरेक्टर के पद पर बैठा हूँ। तो कहने लगे इसने एक काम नहीं किया, कहते इसको तिकड़मबाजी नहीं आती, पॉलिटिकल तिकड़मबाजी। तो पंडित जी इतने सरल थे, इतने सरल हृदय के थे कि वाकई उनको राजनीतिक षड्यंत्र करने और तोड़ फोड़ करने, तोड़ जोड़ करने होते तो वाकई वो इंडोलॉजी के डायरेक्टर वही होते। जब डायरेक्टर खुद कह रहा है कि ये जोड़ तोड़ नहीं कर सका कुछ भी, इसलिए अभी ये बना पांडुलिपि और मैं डायरेक्टर बना बैठा हूँ। तो जब डायरेक्टर खुद मान रहा है इस बात को, तो इसका मतलब पंडित जी का बहुत ऊंचा स्थान। और एक और इसमें बात है मित्रों, वो ये है कि हमारा यहाँ पे इन सब चर्चाओं का एक ही मकसद है कि चाहे हमारे वो विद्वान हों, चाहे धर्म हो, चाहे संप्रदाय हो, उनके बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनका प्रचार हो, प्रसार हो। तो स्थाणुदत्त शर्मा जी क्योंकि कुरुक्षेत्र की एक बहुत बड़ी निधि रहे हैं, तो उनको हमेशा याद किया जाए, हमेशा उनको उनका सम्मान मिले, नमन किया जाए, नमन किया जाए।